हेलो दोस्तों। तो जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया था कि मिस वांगजिंग ने किन्यू की जान ब्लैक ड्रैगन से बचा ली थी। साथ ही साथ वो ब्लैक ड्रैगन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ किन्यू को बता देती है। दूसरी तरफ उसने किन्यू को अपने साथ अपनी ज्वांजिन माउंटेन पर इनवाइट भी कर लिया था, मगर किन्यू अपने मन ही मन में जानता रहा कि वो अभी तक सेलेस्टियल गॉड नहीं बना, बल्कि वो अपने मीटियोर टीयर की वजह से ही हवा में उड़ पाता है। इसलिए उसने मिस वांगजिंग के इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करा। साथ ही साथ हमने यहाँ पर मिस वांगजिंग के छोटे भाई लू शुई से भी मुलाकात करी, जो कि काफी ज्यादा चुलबुला और हमेशा फाइट करने के लिए तैयार रहता है। यहाँ पर इन लोगों के दरमियान एक छोटी सी फाइट भी हुई, जिसके बाद हम देखते हैं कि टांगजुई वापस से अपनी पानी के नीचे जा चुका था, जहाँ पर वो एक ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिस ट्रेजर का नाम 7 कलर लोटस फ्लावर था। यहाँ पर टांगजुई के साथ उसका सेकंड पार्टनर लू यूजी है, मगर हमने देखा कि जब वो 7 कलर लोटस फ्लावर एक 9 मून लोटस फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, तो टांगजुई ने लू यूजी को धोखा दे दिया और इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उससे सीन से शुरू होती है, जहाँ तांगजुई और लू यूजी के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। लू यूजी पीछे की तरफ हटते हुए कहता है कि तांगजुई, तुम बहुत बड़ी कमीने और एक गद्दार इंसान हो। मैं जानता था कि तुम कभी भी मुझे यहाँ से जिंदा जाने ही नहीं देना चाहते थे, इसलिए अब मुझसे भी कोई रहम की उम्मीद मत करना। जो कहते ही हम देखते हैं कि लू यूजी ने अपने ग्लव्स को एक्टिवेट कर लिया। असल में यही ग्लव्स उसके सेलेस्टियल वेपन थे, जिसके डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग था। दूसरी तरफ तांगजुई के पास भी ये लो ग्रेड का सेलेस्टियल स्पीयर था, जिसका इस्तेमाल करते वो यहाँ पर लू यूजी के साथ जबरदस्त फाइट लड़ रहा है। इन दोनों के दरमियान ये फाइट लगातार यूं ही काफी देर तक चलती रही, जिसे दूर से किन्यो भी देख रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि टांगजुई ने वहां पर अपने कुछ क्लोज क्रिएट कर दिए, जिन्हें वो फौरन से लू यूजी पर हमला करवाते हुए अचानक से सेल्फ डिस्ट्रक्ट करवा लेता है। लेकिन दूसरी तरफ इस ब्लास्ट का इफेक्ट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि लू यूजी तो जोर जोर से हंस रहा था। वो टांगजुई से कहता है कि तुमने क्या सोचा था कि अपने 2 क्लोन को एक्सप्लोर करके तुम मुझे जान से मार सकते हो, तो ऐसा नहीं होने वाला। जिस पर टांगजुई जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बेशक तुम मरे नहीं, लेकिन सीरियसली इंजर्ड तो हो चुके हो। अब तुम्हारा डिफेंस किसी काम का नहीं और जल्दी मैं तुम्हें जान से मार देने वाला हूँ। ये कहते ही तांगजुई ने अपने स्पीयर लेकर यहाँ लू यूजी पर हमला करने की कोशिश की, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ लू यूजी ने भी खुद की सोल को बंद करते हुए अचानक वहाँ पर एक चेन टेक्निक क्रिएट कर ली थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए तांगजुई को उसमें जकड़ चुका। और साथ ही साथ वो तांगजुई से कहता है कि अगर मरना ही है तो हम दोनों साथ मरेंगे। लेकिन तांगजुई बेशक ही ऐसा नहीं चाहता था। एक बार फिर से उसने वही पुरानी क्लोन वाली टेक्निक चली, जहाँ वो अपने क्लोन्स को क्रिएट करते हुए फौरन से लू यूजी की तरफ बेचकर सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर चुका। क्योंकि ये ब्लास्ट पहले वाले से ज्यादा बड़ा और खतरनाक था, तो इसी ब्लास्ट के कारण लू यूजी आखिरकार मारा गया और उसके ग्लव्स नीचे की तरफ बच चुके थे, जिसे तांगजुई ने खुशी खुशी अपने पास रख लिया था। और वो धीरे धीरे से 9 मून लोटस फ्लावर की तरफ बढ़ते उसे एब्सॉर्ब करने लगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि इसी मौके का इस्तेमाल करते हुए किन्यू फौरन से पीछे आकर अपने सेलेस्टियल स्पीयर को उसकी बॉडी में गुंसा देता है। मगर ये तांगजुई की रियल बॉडी नहीं बल्कि क्लोन बॉडी थी, और उसकी रियल बॉडी तो सामने की तरफ मौजूद है, जो कि पहले से महसूस कर चुका था कि यहाँ पर कोई और भी जरूर होगा। वो किन्यू की तरफ देखते हुए कहता है कि किन्यू, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जो कहते हैं उसने अपने 2 और क्लोन्स के साथ मिलकर फौरन से किन्यू पर हमला करना शुरू कर दिया। जिस हमले को डॉज करते हुए किन्यू पीछे की तरफ जंप कर देता है। हम देखते हैं कि टांगजुई यहाँ पर किन्यू के हाई ग्रेड सेलेस्टियल स्पीयर से काफी सारा घबरा रहा था, और उसकी घबराहट की वजह बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि किन्यू ने अपने सेलेस्टियल स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यहाँ पर टांगजुई पर हमला करते हुए उसके एक और क्लोन को भी खत्म कर दिया। जिसके बाद बाकी के 2 क्लोन वहाँ से जान बचाकर भागने लगे। किन्यू को समझ तो आ गया था कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक रियल बॉडी होगी, इसलिए वो तीसरी के साथ एक को फॉलो करते हुए फौरन अपने स्पीयर से मारते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें भागने की इतनी भी जल्दी क्या है। मगर किन्यू ने जिसको मारा वो भी एक क्लोन था और रियल बॉडी यहाँ से दूर जा चुकी है, इसलिए किन्यू फौरन आसपास की जगह को स्कैन करते हुए टांगजुई की रियल बॉडी को ढूंढने लगा। मगर टांगजुई किन्यू को नहीं मिल पाता, क्योंकि वो उसके साइज डोमेन से बाहर जा चुका था। इसलिए किन्यू उस 9 मून लोटस फ्लावर को एब्सॉर्ब करते हुए अपने साथ अपनी जैंगलिन रेल्म ले आता है, जहाँ पर ये 9 मून लोटस फ्लावर साइज में और भी ज्यादा बड़ा हो चुका था, और किन्यू इसका इस्तेमाल करते हुए कई सारे क्लोन्स बना सकता है। साथ ही साथ किन्यू से देखते हुए बता रहा था कि ये हाई ग्रेड डिवाइन वेपन से भी ज्यादा कीमती होगा, और इसे और ज्यादा करामत बनाने के लिए हम देखते हैं कि किन्यू ने अपने पास से एक गोल्डन बॉल बाहर निकाल ली थी, जो कि किन्यू को बहुत अरसे पहले मिली है। और हम देखते हैं कि किन्यू ने उसे इस 9 मून लोटस फ्लावर के साथ मर्ज करना शुरू कर दिया, जो दोनों ही आर्टिफैक्ट एक दूसरे के साथ 100% कंपैटिबिलिटी दिखा रहे थे। जिस पर बटलर फो किन्यू को बताता है कि तुम्हें ये गोल्डन बॉल पानी के नीचे मिली थी, जिसके अंदर वाटर और आइस की एबिलिटीज है, और लोटस फ्लावर को ग्रो होने के लिए भी वाटर एंड आइस एबिलिटीज की जरूरत होती है। तो ये दोनों इसलिए एक दूसरे के साथ इतनी ज्यादा कंपैटिबिलिटी दिखा रहे थे। यहाँ ये सारी बातें करने के बाद किन्यू परेशान होते हुए कहता है कि अगर मैंने ये आर्टिफैक्ट तैयार भी कर लिया तब भी मैं इसे एब्सॉर्ब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी तक सेलेस्टियल गॉड रेल्म में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया हूँ। जो सुनकर बटलर फो किन्यू को समझाते हुए कहता है कि क्या तुम जानते हो कि इस पूरे के पूरे डिवाइन रेल्म में ऐसे कई मिलियन लोग हैं जो कि सेलेस्टियल गॉड रेल्म में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए, और तुम्हें तो अभी इतना सारा अरसा भी नहीं हुआ, इसलिए खुद पर भरोसा रखो, एक न एक दिन
लेकिन तुम इसमें यकीनन कामयाब हो जाओगे। जो सारी बातें सुनकर किन्यो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, आपने सही कहा, मैं ऑलरेडी 3rd लेवल के फॉर्मेशंस को बनाना सीख चुका हूँ, अब मुझे लेवल 4 के फॉर्मेशन बनाना सीखना चाहिए। एक बार मैं इसमें कामयाब हो जाऊँ, उसके बाद मैं अपने लेवल ब्रेक थ्रू करने पर ध्यान दूंगा। यहाँ लेवल ब्रेक थ्रू का सुनकर अचानक बटलर फू को सेबल के बारे में याद आ गया था, जिसके बारे में वो किन्यो को बताता है कि वो कई वक्त से कल्टीवेशन करते हुए पता नहीं एक अजीब सी स्टेट में इंटर हो गया, जो स्टेट पता नहीं उसके लिए ठीक भी है या नहीं। किन्यो यहाँ पर बटलर फू की बातें सुनते हुए फौरन सेबल से मिलने के लिए यहाँ से रवाना हो जाता है। सेबल जो कि जैंगलिन आर्टिफैक्ट के 2nd फ्लोर पर मौजूद था, यहाँ पर उसकी बॉडी से काफी ज्यादा अजीब ऑरा अनलीश हो रहा था, साथ ही साथ उसकी स्पेयर टेक्निक बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो चुकी थी। किन्यो भी यहाँ पर सेबल को सिर्फ कुछ ही देर तक देखते ही समझ गया था कि उसके स्पेयर अटैक काफी ज्यादा तेज हो चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ बटलर फू किन्यो को बता रहा था कि सेबल पिछले 10,000 साल से लगातार कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा है, उसने बहुत ही ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करी, लेकिन ये उसके लिए ठीक रहेगा या नहीं, बटलर फू इसी बात को लेकर परेशान हो रहे थे। इसलिए किन्यो खुद सेबल के पास आते उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी स्पेयर टेक्निक्स को देखना है। जो कहती है किन्यो ने भी अपने हाई ग्रेड सेलेस्टियल स्पेयर को बाहर निकाल लिया था। ये सुनकर सेबल भी किन्यो के साथ फाइट करने के लिए फौरन अपने क्लाउड पियर्सिंग स्पेयर को लेकर तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए किन्यो पर हमला करने लगा। और यहाँ इस फाइट के दौरान किन्यो को देखने को मिलता है कि सेबल पूरी तरीके से स्टेबल है और उल्टा उसकी पावर भी पहले से बढ़ चुकी, यानी कि कुछ भी बुरा नहीं था। इसलिए वो सेबल से कहता है कि तुम तो मुझसे भी ताकतवर हो चुके हो, चलो इसी तरह ट्रेनिंग करते रहो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। इवन की किन्यो बटलर फू को भी बताता है कि तुम सेबल के लिए परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि परेशान तो मुझे होना चाहिए क्योंकि सेबल मुझसे आगे निकल गया है। मुझे भी जल्द से जल्द 4th लेवल का फॉर्मेशन मास्टर बनना होगा, मैं अपने भाइयों से पीछे नहीं रह सकता। जो कहने के बाद किन्यो भी अपने हरी स्पेस के अंदर आ गया था। यहाँ पर कल्टीवेशन करते उसे कई साल गुजर गए थे और वो लगातार ओशियन ऑफ फॉर्मेशंस का इस्तेमाल करते हुए कई सारे फॉर्मेशंस को एक साथ मर्ज करता रहा। जो सब कई अरसे तक करने के बाद हम देखते हैं कि आखिरकार किन्यो ने वहाँ पर एक लेवल 4 की परफेक्ट फॉर्मेशन क्रिएट कर दी थी, जिसका सीधा सीधा मतलब कि किन्यो एक लेवल 4 का फॉर्मेशन मास्टर बन चुका है। हम देखते हैं कि बटलर फू भी किन्यो के पास आकर उसे इसी बात के लिए कांग्रेचुलेट करने लगा, मगर किन्यो को लग रहा था कि एक लेवल 4 का फॉर्मेशन मास्टर बनने के लिए उसे पूरे 1000 साल लगा दिए, यानी कि वो काफी सारा स्लो है। इसलिए वो बटलर फू से सवाल करते हुए पूछता है कि मास्टर चिमी को लेवल 4 तक पहुंचने में कितना समय लगा था, जिस पर बटलर फू कहता है कि तुम खुद को अंडर एस्टिमेट कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि आज से पहले मैंने तुम जैसा फास्ट लर्नर कभी देखा ही नहीं। इवन के मास्टर चिमी को भी 4th लेवल की फॉर्मेशन को सीखने के लिए पूरे 4 लाख साल लगे थे। तो सुनकर तो किन्यो काफी सारा खुश हो गया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसे सिर्फ कुछ मिलियन साल लगेंगे एक लेवल 8 का फॉर्मेशन मास्टर बनने के लिए, और ये नॉर्मल के हिसाब से काफी सारा फास्ट था। यहाँ पर किन्यो भी ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक बटलर फू किन्यो से परेशान होकर कहते हैं कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पॉइजनियस सेंट्रीपीड, मास्टर वूला, लू शुई और होंग यू, ये चारों अपने सोल परफेक्शन के पीक पर पहुंच चुके हैं, यानी कि इन चारों का हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम होना चाहिए था, पर यहाँ पर तो कोई भी हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम वाली बिजली नहीं गिर रही। जो सुनकर तो किन्यो भी शौक हो गया क्योंकि उसके हिसाब से हेवन के ला तो हर जगह अप्लाई होने चाहिए थे, इवन की जैंगलिन आर्टिफैक्ट के अंदर भी। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद किन्यो को समझ आ जाता है कि शायद ये उस कियानकुन वर्ड आर्टिफैक्ट की वजह से हो रहा होगा, जिसे किन्यो ने 9 मून लोटस फ्लावर और गोल्डन बाल को कंबाइन करके बनाया हुआ था। शायद वो खुद भी हेवन की तरह अपने अपने ला रखता है, इसी वजह से यहाँ पर हेवनली ला ज्यादा काम नहीं कर रहे। अभी के लिए किन्यो को इस कियानकुन वर्ड आर्टिफैक्ट के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, वो बाद में इसके बारे में सब कुछ जानेगा। फिलहाल वो यहाँ पर बटलर फू से कहता है कि उन चारों को बोल दो कि वो लोग जैंगलिन आर्टिफैक्ट से बाहर चले जाए, शायद वहाँ पर वो लोग अपने हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम दे पाएंगे। यहाँ पर बटलर फू किन्यो को बताता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज भी है, जब आप यहाँ पर 1000 साल तक लेवल 4 के फॉर्मेशन मास्टर बनने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सेबल भी यहाँ पर जैंगलिन आर्टिफैक्ट के 2nd फ्लोर पे कल्टीवेशन कर रहा था। और जैसा कि आप जानते हैं कि जैंगलिन आर्टिफैक्ट के 2nd फ्लोर पर वक्त 100 गुना तेजी के साथ गुजरता है, तो इसीलिए 30,000 साल पहले सेबल ने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। वो एक लो लेवल का सेलेस्टियल गॉड बन चुका है, उसने अपनी सोल पूरी तरीके से रिफाइन कर ली। जो सुनकर तो किन्यो बहुत ही सरप्राइज हो गया था, साथ ही साथ उसे अपने भाई सेबल के लिए बहुत ही खुशी भी हो रही थी। मगर इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि किन्यो को भी खुद को ताकतवर करना होगा और सेलेस्टियल गॉड रेल्म तक ब्रेक थ्रू करने के लिए उसे अपना ही कोई तरीका निकालना चाहिए, जैसे कि सेबल ने इंटेंस स्पीयर ट्रेनिंग के तरीके को आजमाया और इसी वजह से वो लो लेवल का सेलेस्टियल गॉड बनने में कामयाब हो पाया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यो भी अपने जैंगलिन आर्टिफैक्ट से बाहर की तरफ निकलते हुए हेलोंग सेक्ट आ चुका था ताकि वो टांगजुई को ढूंढकर उसे अपना बदला ले सके, लेकिन यहाँ उसे दूर दूर तक टांगजुई कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। मगर चारों तरफ स्कैन करते उसने कुछ लोगों की बातें सुन ली थी। टांगजुई ने असल में चारों तरफ खबरें फैला दी है किन्यो के बारे में कि किन्यो किस तरह टेलीपोर्ट कर सकता है, उसके पास कुछ स्पेशल टेक्निक्स है, साथ ही साथ उसके पास एक हाई ग्रेड का सेलेस्टियल वेपन और एक 7 कलर का लोटस फ्लावर भी है, जिन डिवाइन ट्रेजर्स को तो सब लोग हासिल करना चाहते थे। इसलिए कई सारे बड़े बड़े कल्टिवेटर सिटी में इकट्ठा हो रहे हैं ताकि वो किन्यो पर हमला करते उसे जान से मारकर ये सारे ट्रेजर हासिल कर ले। किन्यो जब ये सारी
बातें सुनता है तो वो मुस्कुरा कर कहता है कि टांगचुई अब तुम्हारी खैर नहीं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ याओसी सिटी में मू रेजिडेंट पर आ गया था, जहाँ पर मास्टर जियांगलिन और जियांगली रहा करते थे। यहाँ मास्टर जियांगलिन अपने एक डिसाइपल चूजी से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि अब जियांगली कैसी है, जिस पर चूजी बताता है कि मिस जियांगली को किन्यू के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और जब से किन्यू की न्यूज उसे मिली है वो काफी ज्यादा खुश थी। इसी वजह से वो अपने कल्टीवेशन पर भी फोकस कर पाई। कुछ अर्से पहले ही वो अपने सेलेस्टियल गॉड रेल्म की पीक पर पहुंच चुकी है। मास्टर जियांगलिन जो कि खुद एक गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स है, वो चूजी को बताते हैं कि मैंने खुद किन्यू को ढूंढने की काफी कोशिश करी, लेकिन पिछले 1000 साल से उसका कोई अता पता नहीं चल रहा। यकीनन वो जियांगलिन आर्टिफैक्ट के अंदर होगा, मगर कई सारे पावरफुल गॉड्स उसके ट्रेजर्स के पीछे उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये बात अगर जियांगली को मालूम हुई तो वो परेशान हो जाएगी। दूसरी तरफ हम मिस जियांगली को देखते हैं जो कि बेसब्री के साथ अपने अंकल का इंतजार कर रही थी। अपने अंकल को आता हुआ देखकर फौरन वो उनकी तरफ भागते हुए कहती है कि क्या आपको किन्यू के बारे में कोई न्यूज मिली, जिस पर अंकल जियांगलिन उसे सारी सच्चाई नहीं बताते। वो बस सिर्फ इतना ही बताते हैं कि किन्यू इस वक्त सही सलामत यकीनन अपने जियांगलिन आर्टिफैक्ट के अंदर होगा, इसलिए वो मुझे अभी तक मिल नहीं पाया, तुम फिक्र मत करो। जो सुनकर मिस जियांगली भी थोड़ा सा शांत होते हुए कहती है कि चलो ये तो अच्छी बात है। इसके बाद ये दोनों शांति से बैठकर चाय पीते हैं, जहाँ मिस जियांगली ने अपने अंकल को ये भी बता दिया था कि कुछ अर्से पहले फादर मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे और वो अभी भी बार बार मिस जियांगली को शादी करने का बोल रहे थे। जो सब सुनकर तो मास्टर जियांगलिन गुस्सा होते हुए कहते हैं कि आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई, जब मैं यहाँ पर नहीं था तो वो तुम्हें परेशान करने के लिए चला आया। ये कहती वो फौरन से अपने एक क्लोन क्रिएट करते हुए यहीं पर छोड़ देता है, जिसके बारे में वो मिस जियांगली को बता रहा था कि जब तक ये क्लोन यहाँ पर रहेगा तुम्हारा फादर तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आएगा। ये सब कहते हुए मास्टर जियांगलिन अपनी लवर जू क्यूमी को याद करते हैं, जिन्हें 6 एम्परर से मिलकर जान से मार डाला था, लेकिन मरने से पहले मिस यू क्यूमी ने अपनी सारी की सारी पावर 2 आंसू में कैद कर दी थी, जिनमें से एक मीटियोर पर्ल तो यहाँ मिस जियांगली के पास है और दूसरा मीटियोर पर्ल किन्यू को मिला। यही वजह है कि मास्टर जियांगलिन अपनी लवर की खातिर किन्यू और मिस जियांगली को इतना सारा प्रोटेक्ट करते हैं। वो तो अपनी लवर को याद करते हुए कह रही थी कि चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए तभी मैं तुम्हारे इन 2 डिसाइपल्स को हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन किन्यू अपने इम्तिहान पास करते हुए मिस जियांगली को हासिल करने के काबिल हो ही जाएगा। बस तब तक मुझे किन्यू के लिए थोड़ा सा इंतजार करना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ सिटी में मौजूद एक शराब खाने पर आ गया था, जहाँ पर कई सारे बड़े बड़े कल्टिवेटर्स इकट्ठा हुए थे, जो सब लोग किन्यू को मारने के बारे में ही आपस में बातें कर रहे थे, ताकि वो किन्यू को मारकर उससे सेलेस्टियल स्पीयर और साथ ही साथ 7 कलर लोटस फ्लावर हासिल कर ले। लेकिन ये सब सुनते हुए किन्यू अपने मन में कहता है कि मेरे पास तो 7 कलर लोटस फ्लावर की बजाय 9 मून लोटस फ्लावर है। यानी कि टेंचुई ने सारी सच्चाई सब लोगों को नहीं बताई। वो चाहता है कि सिर्फ लो लेवल कल्टिवेटर से मेरे पीछे पड़े, वो किसी भी पावरफुल कल्टिवेटर का मेरी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता, वरना टांगजी खुद भी इन ट्रेजर से हाथ धो बैठेगा। वो सिर्फ चाहता है कि ये लो लेवल कल्टिवेटर मुझे कमजोर कर दे और टांगजी आकर मुझे जान से मार डाले। तभी अचानक किन्यू को पीछे की तरफ उन लोगों की बातें सुनाई देती है जो कि किन्यू के स्पेशल टेलीपोर्टेशन टेक्निक के बारे में बातें कर रहे थे, क्योंकि इस जगह में टेलीपोर्टेशन तो सिर्फ एक गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स ही कर सकते हैं। इसलिए सबके सब दिल ही दिल में किन्यू की तारीफ भी कर रहे थे कि किन्यू वाकई में काफी ज्यादा महान है, हम उसे अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते, हमें फुल प्लानिंग के साथ उसे मारने के लिए जाना होगा। यहाँ जब ये लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे तभी अचानक वहाँ पर 2 ट्विन ब्रदर होटल में इंटर हो जाते हैं, जिनका नाम वू गैंग और वू लियू था। ये दोनों बेशक लो लेवल के सेलेस्टियल गॉड थे, लेकिन जब ये दोनों मिलकर फाइट करते हैं तो एक मिडिल लेवल सेलेस्टियल गॉड भी इनके सामने टिक नहीं पाता। साथ ही साथ ये बात काफी फेमस है कि ये दोनों बहुत ही जालिम है, इसलिए सब लोग इन्हें देखकर घबराने लगे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उन दोनों भाइयों ने यहाँ पर होटल के फर्स्ट क्लास रूम मांगे, जिस पर होटल की सर्वेंट बताती है कि आप प्लीज फर्स्ट क्लास को छोड़कर सेकंड क्लास में रूम ले लो, क्योंकि फर्स्ट क्लास में सिर्फ 3 रूम है और तीनों रूम्स को एक आदमी ने बुक कर लिया, जिसके साथ 2 गार्ड्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो उनके गार्ड ही सिर्फ मिडिल लेवल के सेलेस्टियल गॉड है, तो सोचो कि वो लीडर कितना पावरफुल होगा। ये सुनकर तो सब लोग घबरा गए, इवन कि ये दोनों ट्विन ब्रदर भी सेकंड क्लास में रूम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही साथ ये लोग डिस्कस करते हुए बातें कर रहे थे कि किन्यू को मारने के लिए यहाँ पर कई सारे पावरफुल कल्टिवेटर खींचे चले आ रहे हैं। इससे पहले कि वो लोग किन्यू को मारकर सारे ट्रेजर हासिल कर ले, हमें जल्द से जल्द मिनी माउंटेन पर जाते हुए किन्यू को मारना होगा, जिस पर ये दोनों ही भाई एग्री हो चुके थे। दूसरी तरफ किन्यू ने भी ये सब कुछ सुन लिया था और वो ये भी समझ चुका था कि कितने सारे पावरफुल कल्टिवेटर उससे मारना चाहते हैं, इसलिए वो फौरन से यहाँ से रवाना हो गया अपने मिनी माउंटेन की तरफ, ताकि वो घर जाकर पहले से इन सब मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए तैयारियां कर सके। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ मिनी माउंटेन को देखते हैं, जहाँ पर किन्यू ने पहले से आकर चारों तरफ फॉर्मेशन बिछा दिए थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों ट्विन ब्रदर्स भी यहाँ पर किन्यू को मारने के लिए मिनी माउंटेन पर आ जाते हैं, जहाँ गलती से वो लोग किन्यू की ट्रैपिंग फॉर्मेशन में इंटर हो गए। इस फॉर्मेशन में कदम रखते ही सबसे पहले ये लोग किसी तरह की इल्यूजन में फंस चुके थे, जहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लोग एक रेत के दलदल में धंसने वाले हैं। इसलिए ये दोनों उड़ते हुए फुर से हवा में आ गए, साथ ही साथ चिल्लाते हुए कहते हैं कि किन्यू अगर हिम्मत है तो बाहर आओ। जो सुनकर दूसरी तरफ किन्यू में जवाब देते हुए कहता है कि तुम दोनों मेरे यहाँ पर सबसे पहले मेहमान हो, इसलिए तुम लोगों की मेहमान नवाजी तो मैं खुद आकर करूंगा ही।
जो कहते हैं किन्यू ने फौरन से अपने हाई ग्रेड के सेलेस्टियल सूट को बाहर की तरफ निकालते हुए इन दोनों पर एक साथ ही हमला कर दिया, जिससे एक अटैक से दोनों इंजर्ड होते हुए जमीन पर आ गिरे। साथ ही साथ किन्यू भी यहाँ पर अपने गॉड लॉकिंग टावर को लेकर इन लोगों के सामने आ गया था, जिसे एक्टिवेट करते हुए वो कहते हैं कि तुम दोनों ने मिनी माउंटेन पर आने की गलती की और इसका नुकसान तो तुम लोगों को झेलना ही होगा। जो सुनकर वो दोनों तो किन्यू से घबराकर वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन चूंकि एक बार ये गॉड लॉकिंग टावर एक्टिवेट हो गया तो उसके अंदर से निकलने वाले चेन्स फौरन इन दोनों को जकड़ते हुए अंदर की तरफ खींच लेते हैं। जिस टावर के अंदर ये दोनों ही अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इन दोनों की सोल को बाइंड कर दिया गया था। साथ ही साथ किन्यू यहाँ पर आकर इनसे कहता है कि तुम दोनों ने मुझे मारने का सोचा और ये बहुत बड़ी गलती है, जिसकी सजा है कि तुम लोग हमेशा मेरे गुलाम बनकर रहोगे, और अगर तुम लोगों ने मेरे खिलाफ जाने का सोचा भी तो तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। जो सुनकर वो दोनों घबरा चुके थे और वो किन्यू को अपना मास्टर मारने के लिए तैयार हो गए। इसलिए किन्यू भी उन दोनों ट्विन ब्रदर्स को आजाद करते हुए अपने जैंगलिन आर्टिफैक्ट में भेज देता है, जहाँ पर आते हुए वो दोनों कह रहे थे कि हमारा मास्टर किन्यू तो काफी सारा ताकतवर है, इसने सोचा होगा कि हमारे मास्टर के पास इस तरह का स्पेस आर्टिफैक्ट हो सकता है जिसका इस्तेमाल करते हुए कोई भी किन्यू को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जो सुनकर वो गैंग परेशान होते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा कि किन्यू वाकई में काफी ज्यादा यूनिक है, लेकिन बस दुआ करो कि किन्यू का सामना किसी अपर रेल्म के सेलेस्टियल गॉड के साथ ना हो जाए, क्योंकि उनके सामने ये स्पेशल आर्टिफैक्ट कुछ खास काम नहीं आएंगे। ये इसलिए क्योंकि अपर रेल्म के सेलेस्टियल गॉड को भी स्पेस लाती है और वो जैंगलिन आर्टिफैक्ट का मुकाबला कर पाएंगे। और इन दोनों को किन्यू की इतनी ज्यादा फिक्र इसलिए हो रही थी कि अगर किन्यू को कुछ हो गया तो ये दोनों भी जिंदा नहीं बच पाएंगे, क्योंकि ये किन्यू के गुलाम है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से उसी होटल पर आ गया। जिन सब लोगों को यहाँ उन दोनों ट्विन ब्रदर्स के बारे में मालूम हो चुका कि कैसे वो लोग मिनी माउंटेन पर जाते ही गायब हो गए। पता नहीं किन्यू ने उन लोगों के साथ क्या किया होगा, इसलिए ये सब लोग आपस में इसी बात को लेकर डिस्कस कर रहे थे। तभी अचानक इन लोगों की नजर वहाँ पर मौजूद रेड कपड़ों में एक लड़की पर पड़ गई, जो कि अपने भाई के साथ ओयांग सिटी से आई हुई थी, और इस लड़की का नाम ची होंगफेंग है। ये लड़की उसी होटल में मौजूद एक मास्टर जियानियो से जाकर मिलती है, क्योंकि मास्टर जियानियो भी एक ग्रेट फॉर्मेशन मास्टर थे, और मिस होंगफेंग मास्टर जियानियो से यही चाहती थी कि वो भी इनका साथ देते हुए किन्यू के फॉर्मेशन को तोड़ने में उनकी मदद करे। मास्टर जियानियो भी मिस होंगफेंग के साथ एग्री हो गया था, और ये सब लोग फौरन से मिनी माउंटेन की तरफ रवाना हो गए, जहाँ पर हवा में हम देखते हैं कि इन तीनों को फॉलो करते हुए बाकी भी 30-40 कल्टीवेटर मिनी माउंटेन की तरफ जा रहे थे। ये सब देखते हुए टेंग जुई अपने मन में कह रहा था कि ये लोग कितने बड़े बेवकूफ है, इन्हें तो मालूम ही नहीं कि ये किस खतरे से पंगा ले रहे हैं। देखना तो अब ये होगा कि कितने लोग इनमें से किन्यू के स्पीड से खुद को बचा पाएंगे। जो सब कहते हुए टेंग जुई भी उन्हें फॉलो करते हुए उनके पीछे रवाना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को यहाँ मिनी माउंटेन के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर जियानियो किन्यू के फॉर्मेशंस को देखते हुए सब लोगों को बताता है कि ये कितने ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन है, इसलिए मेरे साथ रहना वरना तुम सब लोग जान से मारे जाओगे। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मास्टर जियानियो पर भरोसा नहीं करते थे। उन्हें लग रहा था कि ये शायद जियानियो की चाल है, वो चाहता है कि सारे के सारे ट्रेजर उसे मिल जाए। इससे पहले कि मास्टर जियानियो उन लोगों के सामने कुछ भी साबित कर पाता, तभी अचानक किन्यू एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ बाहर की तरफ आ गया था, जिसे देखते हुए मिस होंगफेंग तो फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए किन्यू के पास जाकर उसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताती है कि अपने सारे के सारे ट्रेजर मेरे हवाले कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। जो सुनकर दूसरी तरफ किन्यू हंसते हुए कहता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हें इतनी एबिलिटीज है कि तुम मुझे जान से मार सको। ये तो बहुत ही अच्छा जोक था। जो सुनकर तो यहाँ मिस होंगफेंग को काफी गुस्सा आ रहा है, लेकिन मास्टर जियानियो ने उसे आगे बढ़ने से मना किया हुआ था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अगर पीछे की तरफ वो लोग जो कि जियानियो पर भरोसा नहीं करते थे, वो लोग फौरन आगे की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि इंतजार मत करो, किन्यू तुम्हारे सामने है, उसे जान से मार डालो। मगर जब उन लोगों ने किन्यू पर हमला करने की कोशिश की तो हमें जानने को मिलता है कि वो तो सिर्फ एक इल्यूजन था। असली किन्यू तो साइड पर खड़ा होकर एक पोर्टल को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अगर हिम्मत है तो मेरे फॉर्मेशन के अंदर आ जाओ, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। जो सुनकर वो फर्स्ट ग्रुप तो फौरन से किन्यू को फॉलो करते हुए उस फॉर्मेशन के अंदर इंटर हो गया, जबकि पीछे की तरफ मास्टर जियानियो बाकी के सब लोगों से कहता है कि मेरे साथ रहो वरना तुम लोग जान से मारे जाओगे। अब यहाँ पर कई सारे कल्टिवेटर्स के अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं, जिनमें से कुछ मास्टर जियानियो के साथ जाने के लिए एग्री हो गए थे, और ये सब लोग बारी बारी करके किन्यू की फॉर्मेशन में इंटर हो चुके हैं, जिस फॉर्मेशन में सब लोगों को अलग अलग मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू भी बारी बारी करके एक एक ग्रुप के पास आकर अपने सेलेस्टियल स्फीयर को निकालते उन पर हमला करने लगा, जिन्हें हराने के बाद वो उन सबको बारी बारी करके अपने गॉड लॉकिंग टावर के अंदर कैद करने लगता है, और यही इनकी सजा थी। दूसरी तरफ आखिर में अब यहाँ सिर्फ मास्टर जियानियो और मिस होंगफेंग का ग्रुप ही बचा हुआ था, जिन पर कई सारे फ्लेम और थंडर के अटैक्स हो रहे थे। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि ये उनसे खुद को बचा ले, लेकिन इनके कई सारे साथी मारे गए। बड़ी मुश्किल से जियानियो, मिस होंगफेंग, उसका भाई और एक और कल्टिवेटर बचकर साइड पर आ चुके थे, जहाँ पर मिस होंगफेंग अपने दोस्तों से कह रही थी कि घबराओ मत, अगर हम लोग हिम्मत करें तो मुझे पूरे यकीन है कि हम लोग जल्दी इस फॉर्मेशन को तोड़ते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद किन्यू को भी जान से मार डालेंगे। मिस होंगफेंग का भी ये कहना ही था कि तभी अचानक उसके पीछे एक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से किन्यू काफी कूल तरीके से निकलकर बाहर आ रहा था, क्योंकि उसने अब तक बाकी सब लोगों को निपटा दिया है। साथ ही सर वो बाहर की तरफ आते
आते हुए मिस होंगफेंग से कहता है कि इतना सारा ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं। जो सुनकर तो मिस होंगफेंग को किन्यू की बात समझ नहीं आ पाती और वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड को लेकर तेजी के साथ किन्यू पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू भी अपने सेलेस्टियल वेपन का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी देर में उसे बता चुका कि तुम्हें किन्यू से क्यों डरना चाहिए, क्योंकि किन्यू ने अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसकी स्वॉर्ड को ब्रेक कर दिया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बाकी के सब लोग जो कि यहाँ से भागना चाहते थे, किन्यू उन्हें भी भागने नहीं देता, बल्कि वो अपने गॉड लॉकिंग आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते वहाँ पर मौजूद उन सब लोगों को कैद कर लेता है। इसी तरह करते करते वहाँ पर जितने भी सेलेस्टियल गॉड किन्यू को मारने के लिए आए हुए थे, किन्यू ने वहाँ पर मौजूद सब लोगों को कैद कर लिया था। और उसके बाद में वो बैठकर उन सब लोगों को रिफाइन करने लगा, क्योंकि साथ ही साथ किन्यू यहाँ पर कल्टिवेशन करते हुए अपने मन में कह रहा था कि मुझे जल्द से जल्द अपना लेवल ब्रेक थ्रू करना होगा। एक बार मैं सेलेस्टियल गॉड रेल में इंटर हो जाऊं, उसके बाद ही मैं मिस जियांगली से मिलने के लिए जा सकूंगा। जो सब कहते हुए किन्यू ने एक बार फिर से फॉर्मेशन अरेस्ट के बारे में भी सीखना शुरू कर दिया था। और इसी तरह करते करते किन्यू आखिरकार लेवल 8 की फॉर्मेशन तक पहुंच गया, जिसे देखते हुए किन्यू अपने मन में कहता है कि ये लेवल 8 की फॉर्मेशन तो बिल्कुल एक अलग ही छोटी सी दुनिया है, जिसे बनाने के लिए मुझे किसी बेस की जरूरत नहीं बल्कि 5 अलग अलग एलिमेंट्स की जरूरत होगी, मेटल, वुड, वाटर, फायर एंड अर्थ, जहाँ पर मैं आइस एंड फायर, डार्कनेस और लाइट, थंडर और इस तरह की और भी कई सारे पावरफुल अटैक जनरेट कर सकता हूँ अपने दुश्मनों को पनिश करने के लिए। लेकिन इस लेवल 8 की फॉर्मेशन को सीखना इतना आसान काम भी नहीं होगा। किन्यू भी यहाँ पर ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि मिनी माउंटेन के बाहर कोई आ चुका है, जो कि कुछ सेलेस्टियल गॉड कल्टिवेटर थे। उनमें से एक लड़की अपनी बहन से सवाल करते हुए पूछ रही थी कि आखिर मिस होंगफेंग कहाँ पर गायब हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि किन्यू ने उसे मार डाला, जिस पर उसकी बहन जवाब देते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ मास्टर यी गोंग और साथ ही साथ टेंग जुई भी है। इन दोनों के साथ होते हुए मुझे पूरा यकीन है कि किन्यू हमारा मुकाबला एक साथ नहीं कर पाएगा। जो सब सुनते हुए दूसरी तरफ टेंग जुई अपने मन में कह रहा था कि इन बेवकूफ को बिल्कुल भी मालूम नहीं, एक बार ये लोग किन्यू के सेलेस्टियल स्फीयर से मुलाकात कर ले, उसके बाद इन्हें खुद मालूम हो जाएगा कि इन लोगों ने किन्यू को कितना ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया है। जो सारी बातें अभी यहाँ पर चल ही रही थी कि तभी अचानक हवा में वहाँ पर एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से एक तेज आवाज आई और वो आवाज कह रही थी कि हमारे लॉर्ड यहाँ पर पधार रहे हैं, इसलिए फौरन उनके सामने झुकते उन्हें रिस्पेक्ट पेश करो। ये सुनकर मिनी माउंटेन के बाहर जितने भी सेलेस्टियल गॉड थे वो गुस्सा होने लगे कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कौन हो तुम जो कि हमें इस तरह की हुक्म दे रहे हो। तभी अचानक हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से 2 आदमी निकलकर बाहर आ गए, जिनका नाम जिन कोंग और जिन लोंग था। ये दोनों ही मिडिल लेवल के सेलेस्टियल गॉड थे और ये दोनों तो अभी सर्वेंट है, तो सोचो कि इनका लीडर कितना ज्यादा पावरफुल होगा, जिसका नाम मिस्टर क्यू जोंग है। उसके फ्लोटिंग आर्मर को देखकर यहाँ सब लोग ही मास्टर क्यू जोंग को पहचान गए थे और वो लोग फौरन से मास्टर क्यू जोंग को रिस्पेक्ट पेश करने लगे। इवन की टंग जुई को भी मिस्टर क्यू के सामने झुकना पड़ रहा था। साथ ही साथ वो अपने मन में कह रहा था कि आखिर इस क्यू जोंग को किसने किन्यू के बारे में बता दिया, ये यहाँ पर क्यों आ गया है। मेरा सारा के सारा प्लान चौपड़ हो गया, क्योंकि ये तो किन्यू को मार भी सकता है और साथ ही साथ सारी ट्रेजर अपने साथ ले जाएगा, मेरा कोई भी फायदा नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ किन्यू भी अपने फॉर्मेशन के अंदर से मिस्टर क्यू को देख रहा था और वो अपने मन में कहता है कि टेंग जुई इस आदमी के सामने झुक गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मिस्टर क्यू अपर रेल्म का हाई लेवल सेलेस्टियल गॉड हो। किन्यू अभी यहाँ पर ये सब सोच रहा था, जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू ने अपने दोनों सर्वेंट को हुक्म दिया कि आगे बढ़ो और इस फॉर्मेशन को तोड़ दो। जबकि साथ ही साथ वहाँ पर मौजूद वो बाकी के सेलेस्टियल गॉड से भी कहता है कि तुम लोग मेरा ऑर्डर मानोगे, जिसने मेरा ऑर्डर ना मानने की हिम्मत करी मैं उसे जान से मार डालूंगा। इसलिए सबके सब सेलेस्टियल गॉड यहाँ मास्टर क्यू के इशारों पर नाचते हुए यहाँ उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ उन दोनों सर्वेंट्स ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन वो किन्यू के फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पा रहे। इसलिए वो मिस्टर क्यू से सवाल करते हुए कहते हैं कि प्लीज आप ही हमारी मदद करिए, क्योंकि हम लोग ये काम नहीं कर पा रहे। जो सुनकर मिस्टर क्यू सामने की तरफ आकर यहाँ पर अपने पंखे का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार स्लैश लगा देता है और चूंकि मिस्टर क्यू को यहाँ का स्पेस ला आता था, तो इसलिए उसके अटैक से स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गए थे, जो कि किन्यू के फॉर्मेशन को तोड़ते हुए फौरन से अपने अंदर खींच लेते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर मिस्टर क्यू ने किन्यू की इस पावरफुल फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया था, जो देखकर तो किन्यू भी सरप्राइज हो गया। दूसरी तरफ मिस्टर क्यू की नजर किन्यू पर पड़ गई थी, जिसे पकड़ने के लिए वो फौरन उस पर एक सोल अटैक कर देता है। ये देखकर किन्यू खुद को कैसे तैसे संभालते हुए अपने जंगलन आर्टिफैक्ट के अंदर जाना चाहता था, जिसके लिए उसने जैसे ही पोर्टल ओपन किया तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मिस्टर क्यू ने भी अपने स्पेस लॉ का इस्तेमाल करते हुए किन्यू पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से किन्यू अपने जंगलन आर्टिफैक्ट के अंदर नहीं जा पा रहा। यहाँ पर मिस्टर क्यू किन्यू से कहता है कि चलो मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे स्पेशल आर्टिफैक्ट मेरे स्पेस लॉ के सामने कुछ भी काम नहीं आने वाले। जो सारी बातें दूसरी तरफ किन्यू भी सुन रहा था और वो अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे मिस्टर क्यू को हराना है तो मुझे एक लेवल 8 की फॉर्मेशन बनानी ही होगी, क्योंकि लेवल 8 की फॉर्मेशन अपने आप में ही एक छोटी सी दुनिया होती है, जिस दुनिया के स्पेस लॉ भी अलग होंगे, बिल्कुल किन्यू के कियानकुन वर्ल्ड आर्टिफैक्ट की तरह। यहाँ पर चूंकि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन थी, इसलिए किन्यू अपना सारा के सारा फोकस इसी लेवल 8 के फॉर्मेशन पर लगा चुका। जिस वजह से थोड़ी देर की कोशिशों के बाद ही हम देखते हैं कि अचानक से किन्यू ने वहाँ पर लेवल 8 की फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी थी, जहाँ चारों तरफ एक छोटी सी दुनिया क्रिएट हो जाती है। मिस्टर क्यू और उसके सारे के
सारे साथी इस छोटी सी दुनिया में कैद हो गए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन कोंग ने अपने एक अटैक का इस्तेमाल करते वहाँ पर एक स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल ओपन करने की कोशिश करी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। इसलिए वो परेशान होते हुए मास्टर क्यू को बताते हैं कि ये कोई इल्यूजन नहीं बल्कि सचमुच की एक दुनिया है। जो सुनकर दूसरी तरफ मिस्टर क्यू ने भी अपने स्पेस लॉ का इस्तेमाल करते वहाँ पर कोई स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल ओपन करने की कोशिश करे ताकि वो खुद को यहाँ से बचा सके, लेकिन उसके स्पेस लॉ यहाँ पर काम नहीं आ रहे थे। जो देखकर वो परेशान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, किन्यू खुद की ही स्पेस लॉ कैसे क्रिएट कर सकता है? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि खुद के स्पेस लॉ क्रिएट करने की पावर सिर्फ एक गॉड किंग लेवल के कल्टिवेटर के पास ही हो पाएगी। दूसरी तरफ किन्यू जो कि यहाँ उस फॉर्मेशन के बाहर इंतजार कर रहा था, अब उसके सारे के सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। उसे समझ आ गया कि अल्टीमेट कल्टिवेशन का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसे तुम लॉ ऑफ स्पेस के नाम से भी जान सकते हो। जिसने भी लॉ ऑफ स्पेस को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया वही असली कल्टिवेटर होगा। किन्यू को अब यहाँ पर सारी की सारी मिस्ट्री समझ आ चुकी थी कि क्यों मास्टर जी एंगलन इतनी आसानी के साथ स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ हर जगह सिर्फ एक ही स्पेस लॉ इस्तेमाल होगा, चाहे वो मोर्टल वर्ल्ड हो या फिर डिवाइन रेल्म। ये सब कुछ कंबाइन होकर एक बहुत बड़ा कंप्लीट यूनिवर्स बन जाता है, जहाँ चारों तरफ एक तरह का स्पेस लॉ होगा जिसे तुम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मेरे लेवल 8 के फॉर्मेशन के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर कियानकुन वर्ल्ड आर्टिफैक्ट ट्रेजर का स्पेस लॉ इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि किन्यू के लेवल 8, लेवल 9 या फिर लेवल 10 के फॉर्मेशन के अंदर कई सारे बड़े बड़े कल्टिवेटर भी अपने स्पेस लॉ को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर चूंकि किन्यू की सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी थी और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं जान चुका हूँ, मैं सब कुछ समझ गया, तो इसी वजह से हम देखते हैं कि उस पर एक गोल्डन कलर की एनर्जी तेजी के साथ आकर गिरने लगती है, जिसका मतलब कि किन्यू का लेवल ब्रेक थ्रू होने वाला है। वो एक लो लेवल का सेलेस्टियल गॉड बन जाएगा। मगर इस तरह की खतरनाक एनर्जी किसी की भी लेवल ब्रेक थ्रू होने पर आज से पहले किसी ने भी नहीं देखी थी, इसलिए सब लोग दूर से ये सब देखकर काफी सारा सरप्राइज दिखाई दे रहे थे। इवन कि मिस यांगली का फादर भी यहाँ पर ये सब देखते हुए कह रहा था कि एक न्यू वॉरियर पैदा हो चुका है जिसमें बहुत ही सारा पोटेंशियल था। यहाँ पर इसी वजह से इन सब लोगों को किन्यू से डर लग रहा था। इन्हें डर था कि कहीं ये किन्यू हमारे स्टेटस को छीन ना ले। अगर किन्यू इतना ज्यादा ताकतवर हो गया कि वो 8 एम्परर्स का मुकाबला करने लगे तो ये इनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं, इसलिए ये लोग पहले से ही किन्यू को रास्ते से हटाने का सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ वापस से किन्यू पर आ जाता है, जो कि अपनी जंगलन आर्टिफैक्ट के अंदर बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था और उसने भी अपनी बॉडी के अंदर सोल कोर को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया था, जिसकी एनर्जी बाकी के सब लोगों से काफी ज्यादा चमकदार और तेज थी। तभी अचानक किन्यू को यहाँ पर सोल रेल्म के अंदर एक लड़की देखने को मिलती है जिसका नाम मिस क्यूज यूमी था। वो किन्यू को बताती है चूंकि अब तुम एक सेलेस्टियल गॉड बन चुके हो तो वक्त आ गया कि मैं तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बता दूं। मैं इस अपर रेल्म में एक टाइम पर गॉडेस ऑफ लाइफ के नाम से जानी जाती थी। गॉड किंग लेवल पर होने के बावजूद भी 8 एम्परर्स ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश करते हुए मुझे जान से मार डाला। जहाँ मरने से पहले मैंने अपनी सारी की सारी एनर्जी 2 आंसुओं के बूंदों में कन्वर्ट कर दी और उनमें से एक मीटियोर टीयर तुम्हें मिल गया, दूसरा मिस जियांगली को। किन्यू भी यहाँ पर मिस क्यूज यूमी की सारी सच्चाई सुनने के बाद उनसे कहता है कि आप तो मास्टर जियांगलन की लवर होना, वो आपको लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। जिस पर मिस क्यूज यूमी जवाब देते हुए कहती है कि मैं अब सिर्फ एक कॉन्शियस बच्ची हूँ जो कि जल्दी खत्म हो जाएगी। मैं तुम लोगों को और ज्यादा परेशान नहीं कर सकती। अब तुम दोनों मेरे डिसाइपल हो और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग मेरी मौत का बदला लो। मैं बस सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि तुम दोनों एक खुशहाल जिंदगी गुजारो। यहाँ पर ये सब कहने के बाद मिस क्यूज यूमी की कॉन्शियसनेस वहाँ से गायब हो गई। जो सब सुनकर किन्यू की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। वो मिस क्यूज यूमी से कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं कभी भी जियांगली का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू यहाँ पर खुद की एनर्जी को देखते हुए खुश होते हुए कह रहा था कि मैं अब एक लो लेवल का सेलेस्टियल गॉड बन चुका हूँ। साथ ही साथ लेवल 8 के फॉर्मेशन को बनाने की वजह से किन्यू एक ग्रेट ग्रैंड फॉर्मेशन मास्टर भी बन चुका था। इसके अलावा किन्यू का स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन लेवल भी ब्रेक थ्रू हो गया। वो यूनिवर्स रेल्म के ग्रोविंग स्टेज में एंटर हो चुका है। जो सारी खुशियां एक साथ मिलने की वजह से किन्यू की ताकत काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, इसलिए वो खुश होते हुए कह रहा था कि अब तो मैं इस जैंगलिन आर्टिफैक्ट के 3rd लेयर को भी अनलॉक कर सकता हूँ। मगर ये करने से पहले मैंने जिन सेलेस्टियल गॉड को कैद करके रखा हुआ था पहले मैं उन्हें जाकर देखा हूँ। ये कहते हैं किन्यू वहां की तरफ रवाना हो गया और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।